कल शाम का ये वाक़या है। हम जा रहे थे तो हमने एक एटीएम देखा खाली सा। तो बाइक रोकी और एटीएम के पास पहुंचे तो एटीएम में गार्ड जो बैठे थे हमने उनसे पूछा, अरे सर जी, एटीएम में कैश है क्या? पता वो क्या बोले? कैश होता तो मेरे तक पहुंच पाता तुम? चलिए, आज यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क के। लास्ट मिनट में आपको देखिए, पढ़ाई शढ़ाई तो जो होनी थी वो आपकी हो चुकी है, ठीक है। पढ़ने का जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। करना क्या है, लास्ट मिनट में आप क्या कर सकते हो? लास्ट मिनट में आप लास्ट मिनट में आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है? देखिए, पढ़ाई की स्ट्रेटेजी अलग होती है और जो माइंड की स्ट्रेटेजी होती है, दिमाग की स्ट्रेटेजी, बॉडी स्ट्रेटेजी, जो अपने आप को तैयार करने की, पढ़ाई की नहीं, अपने आप को तैयार करने की, वो मोर देन 50% आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुल कराने में मदद करती है। वो चीज़ क्या है? अपने आप को कूल और काम कैसे रखें, कैसे बेस्ट डिलीवर आप कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। क्योंकि पता है, पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि आपको आता है तभी आप अच्छा डिलीवर कर सकते हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको आते हुए भी आप, पता है, आपको 100% लोग बैठते हैं तो मोर देन 50% लोगों को आता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन होता है सिर्फ 10% का। 40% कहाँ जाते हैं? उन्हें प्रेशर खा जाता है, उनकी स्ट्रेटजी मार जाती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी उस समय जिस जिस तरह की होनी चाहिए थी उस तरह की वो डिलीवर नहीं कर पाए। एग्ज़ाम में जो उनका मैक्सिमम आउटपुट था वो किन्हीं वजहों से नहीं दे पाए, इसलिए वो टॉप 10 में नहीं आ पाए। 100 लोगों में से टॉप 10 में नहीं आ पाए। वो टॉप 10 जो आते हैं वो कोई कोई सुपर नेचुरल पावर वाले नहीं होते, वो आप ही जैसे आम आदमी होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने जो प्लान को सही से इम्प्लीमेंट कर जाते हैं। जो मैंने सोचा था वो सही से उसको डिलीवर कर जाते हैं और वो पा जाते हैं सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, पढ़ाई लिखाई तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो करनी थी वो आपने कर लिया। आखिरी ये कुछ मिनट में आप क्या कर सकते हो, कैसे तैयारी कर सकते हो कि आप बेस्ट डिलीवर कर पाओ, ठीक है। वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो प्लीज़, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लर्क का, तो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो 5 से 10 नंबर ज़्यादा ही पाएंगे आप, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। चलिए, उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन। और यहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और कमेंट भी करें। कमेंट के मैं जवाब देता हूँ, जिनके मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ उनसे मैं दोनों कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। मैं जहाँ तक पढ़ पाता हूँ वहाँ तक कमेंट के जवाब ज़रूर देता हूँ, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों तक स्ट्रेटजी और जो भी है लास्ट में प्रिपरेशन को बताएं। चलिए शुरू करेंगे। शुरू कहाँ से करेंगे? यहाँ से। कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करनी होगी जब भी कभी आप एग्ज़ाम देने जाएं। पहला, कि ये दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम ही सब कुछ है, ये एग्ज़ाम मुझे निकालना है, ये एग्ज़ाम किस तरह मुझे क्वालिफाई करना है। ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में भरता है, जिसकी वजह से आपका क्या बनता है, प्रेशर। तो ये चीज़ सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दें कि ये आखिरी चांस है मेरा, ये आखिरी अटैम्प्ट है। बहुत दरवाजे खुलते हैं, एक दरवाज़ा बंद होता है ना, ज़िंदगी बहुत दरवाजे खोलती है, ठीक है। तो कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। ये आप निकाल दो, इससे आपके 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे, श्योर शॉट है। वो प्रेशर जब हटेगा ना तो आप एक अच्छा डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। बैक टू द पीपीटी। डोंट डू डिस्कशन बिफोर द एग्ज़ाम। क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए, समझिए इस चीज़ को। एग्ज़ाम देने गए आप, पहले तो एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाते हो तो वहाँ आप किसी को नहीं जानते, ठीक है। फॉर्चुनेटली कोई मिल जाता है दोस्त यार, लेकिन फ़िलहाल आप वहाँ किसी को नहीं जानते हो, ठीक है। पहली चीज़, आपने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है कि मुझे ये अटैम्प्ट करना है, ये अटैम्प्ट करना है, फिर ये करना है, ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक। ये आप हो, एक बॉडी आपकी है जो उसने ये स्ट्रेटजी बना रखी है, ठीक है। आप पॉजिटिव भरे हुए हो। एक स्ट्रेंजर आता है, एक अननोन बंदा आता है, आपसे बातचीत शुरू करता है, ठीक है। चलिए शुरू कर दी, आप बात कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, उनसे बात नहीं कर सकते, बात कर लो, ठीक।
बात करते करते वो क्या करेगा, वो टॉपिक पे आने की कोशिश करेगा, एग्ज़ाम के टॉपिक्स पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर वो अपने प्लस पॉइंट बताने की कोशिश करेगा, फिर वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी बताना शुरू कर देगा कि आप दिमाग में आ कि मुझे पहले इंग्लिश अटेंड करना है, ठीक है, फिर रीजनिंग अटेंड करना है, फिर मैथ अटेंड करना है। आप मैथ बाद में क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो, इसका आपने कोई रीज़न दिमाग में होगा ना। आप इंग्लिश पहले क्यों अटेंड कर रहे हो, इसका कोई ना कोई रीज़न आपके दिमाग में होगा ना, क्योंकि आप पहले अटेंड करो। इसका मतलब है कि आप इंग्लिश को कुछ ना कुछ आपने सोचा, तभी तो इंग्लिश पहले अटेंड कर रहे हैं। ये आपकी सोच है आपके दिमाग में इस समय, है ना कि है कि नहीं, है ना। वो दूसरा बंदा जो स्ट्रेंजर आपसे बात कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी अलग है, ठीक। अब उसने कुछ बोलना शुरू किया, कुछ कहना शुरू किया, अब उसने सोच रखा है कि वो पहले मैथ अटेंड करेगा। अब आप मैथ सबसे बाद में अटेंड करने वाले हो, वो सबसे पहले अटेंड करने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात अभी भी सही है। अब उसने ये कह दिया कि यार इनक्वालिटीज़ जो आती हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक जो आती है मैथ में, वो बहुत इजी आती है क्लरिकल में। लास्ट ईयर बहुत इजी आई थी, इस बार भी इजी आने की पॉसिबिलिटी है और बहुत अच्छी आएगी। उसको तो मैं सबसे पहले अटेंड करूँगा, ठीक। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सुन लिया, यहाँ तक भी ठीक है। उसने कहा यार रीजनिंग में क्या है, मेरा सुना है कि सर्किल वाले बहुत इजी आ रहे हैं इस बार, तो सबसे पहले तो मैं वही अटेंड करूँगा। आपने ये भी सुन लिया, ठीक। फिर उसने कहा यार इंग्लिश सुना है टफ आ रही है, तो इंग्लिश में मैं सोचूंगा कि मैं ये कर सकूं, ठीक है, ठीक है। आपने ये भी सुन लिया, आपसे सुन लिया, लेकिन आप थोड़ा बहुत अब क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए उसकी बातों से, कि वो कह रहा है कि इंग्लिश टफ आ रही है। अब आप सोच रहे हो कि इंग्लिश मैं सबसे पहले अटेंड करने वाला हूँ। अगर यार इंग्लिश मैंने पहले अटेंड किया, वो कह रहा है टफ आ रहा है, अगर मैं वहाँ डिस्टर्ब हो गया, वो टफ निकली और मैं नहीं कर पाया, तो मेरा तो कॉन्फिडेंस में ही टूट जाएगा। ये उस बंदे ने क्या किया, आप में सोचने पर मजबूर किया। हालांकि अभी ना उसको कुछ पता है ना आपको कुछ पता है कि पेपर क्या आएगा। उसने एक मनगढ़ंत बात गढ़ दी, आपने सुन ली और आपने अपनी स्ट्रेटेजी को बिखेरना रायते की तरह शुरू कर दिया। रायते की तरह आपकी स्ट्रेटेजी बिखर रही है, ठीक है। चलिए यहाँ तक भी ठीक था। अब जो आपकी स्ट्रेटेजी थी कहीं ना कहीं वो डगमगाने लगी है, क्योंकि कोई स्ट्रेंजर आपसे कुछ और कह रहा है कि ऐसा 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 होगा। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, पहली बात बता दूँ, क्योंकि वो बंदा जो आपसे ये सब बातें कर रहा है, ये सब कह रहा है, ये वो अपनी स्ट्रेटजी बता रहा है। वो ये कह रहा है कि ये आसान आएगा, ये कठिन आएगा। उससे कैसे पता है कि आसान आएगा कठिन आएगा भाई, उसे नहीं पता है, ठीक है। वो एक प्रिडिक्शन बना रहा है कि ऐसा आसान आएगा, वो अपनी स्ट्रेटेजी बता के आया है, अपनी बना के आया है, वो अपनी बता रहा है। उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। आप डिस्टर्ब हुए, इसका क्या मतलब कि आप कहीं ना कहीं आपके 3-4 नंबर नीचे जाने वाले हैं। कैसे जाएंगे मैं बताता हूँ। हॉल में आप जाओगे, एग्ज़ाम शुरू होगा, आप उस बंदे की बातें आपको ना सोचना चाहो तो भी दिमाग में आएंगी। क्यों? क्योंकि उसने ये कह रखा है कि इंग्लिश टफ आने वाली है, जो आप सबसे पहले अटेंड करने वाले हो, ठीक है। अब उस 1 घंटे में आप पता है गलतियाँ कहाँ कहाँ करोगे। कुछ भी अटेंड करने की कोशिश करोगे, अगर वो आपका सही नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आपको वो ध्यान आएगा जो उस बंदे ने कहा था कि क्वाड्रेटिक आसान आने वाली है, तो आप धड़ से क्वाड्रेटिक ढूंढने की कोशिश करोगे वहाँ पे। आपको थोड़ी पता क्वाड्रेटिक आसान है कठिन है, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक ढूंढने आप क्वाड्रेटिक करने वाले नहीं थे, आप करने वाले थे सबसे बाद में करने वाले थे। अब वहाँ आप क्वाड्रेटिक ढूंढ रहे हो कि वो आसान है ही, पहले मैं वो ख़त्म कर लूँ। आप कर क्या रहे हो? आप अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप किसी और का कहा हुआ कुछ कर रहे हो, ठीक है। पूरा सब कुछ जो है कहीं ना कहीं बिखर जाता है, कहीं ना कहीं बिखर जाता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेंजर से बात मत करिए, और बात करिए हंसी मजाक करिए, जितनी हंसी मजाक कर सकते करिए। स्ट्रेटजी पे डिस्कशन बिल्कुल मत करिए। किसी की स्ट्रेटजी लास्ट मिनट पे उसको सुनना या उसके विचारों को लेना, या पेपर ऐसा आएगा पेपर वैसा आएगा, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। आप अपनी स्ट्रेटजी बना के हैं, अपना प्लान बना के हैं, उसी को जाके इम्प्लीमेंट करिए। किसी और की लास्ट मिनट पे सुझाव मत मानिए। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो आती है उसी चीज़ से आती है। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, प्लीज़ इससे अवॉइड करें, ठीक है। जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना अच्छा आप डिलीवर कर पाएंगे एग्ज़ाम, ठीक। और एक बात एग्ज़ाम सेंटर पर आपको ध्यान देने वाली, कभी भी भीड़ देख के डरे नहीं। वो जो भीड़ है ना,
वो सिर्फ भीड़ ही है। ठीक है, 10,000 लोग आए हैं एग्ज़ाम देने एक सेंटर पे, 5,000 लोग आए हैं, 5 के 5 या 10 के 10,000 पढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, 100 लोग पढ़ने वाले नहीं होते, 50% ही होते हैं, 50% से भीड़ होती है। तो मोटी मोटी बात यह है कि एग्ज़ाम सेंटर पे कभी भी किसी स्ट्रेंजर या फ्रेंड से स्ट्रेटजी वहाँ एट द लास्ट मिनट पे डिस्कस ना करें। ठीक है, और वहाँ इतनी भीड़ देख के कभी भी अपना मोरल जो है वो डाउन ना करें, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज ना करें, और कभी भी डिमोरलाइज मत होइए। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले जितना आपको अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं कोशिश करिए। ठीक है, कैसे होंगे? पहला तो सबसे पहला अगर आपको बूस्टअप करना है तो पहले तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये एग्ज़ाम मेरा मतलब यही आखिरी एग्ज़ाम है, या यही मुझे निकालना है, यही मेरी साल भर मैंने प्रिपरेशन किया है इसके लिए, साल भर मैंने प्रिपरेशन किया है इसको, ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना होगा, मुझे निकालना होगा। प्लीज़ इस प्रेशर से दूर रहिए, इस प्रेशर से दूर रहिए और बिल्कुल फ्री रहिए। ऐसे सोचिए, अरे निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, मैंने मेहनत की है, मैं फुल टू डिलीवर अपने आप को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू करने वाला हूँ, मैंने पूरी मेहनत की है, पूरा स्ट्रेटजी अपनी लगाई है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। कभी भी नहीं अरे निकलना है यार, एग्ज़ाम क्रैक करना है, मैंने तैयारी की, ये अगर सोच बनाएंगे तो एग्ज़ाम में आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, 2-3 चीज़ें यहाँ से निकल के आई हैं। डिस्कशन नहीं करना स्ट्रेटजी लास्ट मिनट में, भीड़ देख के डरना नहीं है। दूसरा, ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं है आपका, अभी बहुत दूर तक आपको जाना है, इसलिए कभी भी एग्ज़ाम का प्रेशर अपने आप पे मत आने दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बैंकिंग के एग्ज़ाम में और प्री के एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही चीज़ जो आपके साथ खेलती है वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेटजी तभी इम्प्लीमेंट होगी जब आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा। ठीक है, 60 मिनट्स 60 मिनट का खेल होता है। आप कुर्सी पे ठीक से चेयर पे बैठते भी नहीं हो कि टाइम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट सही रखिए कि आप सब कुछ सही से डिलीवर कर पाएँ। कहने का मतलब 20 मिनट अगर रीजनिंग का है तो 20 मिनट ही रीजनिंग को दीजिए, चाहे आपने 20 मिनट में 10 क्वेश्चन ही किए हैं। ठीक है, 20 मिनट में 10 क्वेश्चन किए हैं, टाइम ख़त्म, स्लॉट को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आप क्या होंगे? फेल होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना, फेल होंगे। अगली बार आपको ये पता रहेगा कि रीजनिंग में 10 क्वेश्चन ही मैं कर पाया था 20 मिनट में, इस वजह से मैं फेल हो गया। आपको फेल होने का कारण पता होगा, रीज़न पता होगा। देखिए, 20 मिनट आपने स्लॉट दिया था रीजनिंग को, समझिए इस बात को, 20 मिनट आपने रीजनिंग को दिया था, 20 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर पाया, आप नहीं कर पाया, आपने और टाइम ले लिया, 10 मिनट और ले लिया। ठीक है, आपने 5-6 क्वेश्चन और कर दिया, आपने 16 क्वेश्चन कर दिया, आपका रीजनिंग क्वालिफाई हो गया। ठीक है, आप आगे कहीं वो टाइम जो 5 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया वो कहीं और नहीं दे पाए और वहाँ फेल हो गए, तो आपका रीज़न क्या है कि मैं तो रीजनिंग में पास हो गया ना, मैं तो जाके क्वांट में फेल हो गया। लेकिन क्वांट में फेल क्यों हुए? क्योंकि रीजनिंग का जो टाइम था वो जो एक्स्ट्रा टाइम आपने क्वांट में से काट के रीजनिंग में लगा दिया, इसलिए आप रीजनिंग में पास हो गए और इसलिए क्वांट में फेल हो गए। आप ये समझ रहे हो मैं क्वांट में फेल हो गया, क्वांट में फेल नहीं, आप फेल रीजनिंग में ही हो गए थे, क्योंकि 20 मिनट में आप 10 ही क्वेश्चन कर पाए थे, आपने तो एक्स्ट्रा टाइम लिया और वहाँ पास हो गए, एक्स्ट्रा टाइम लेने के बाद पास हुए ना, तो आप रीजनिंग में फेल हो गए, आप क्वांट में फेल नहीं हुए, आप रीजनिंग फेल हो गए। वो कारण आपको पता नहीं चल पाता, आप ये सोचते हो मैं क्वांट में फेल हो गया, नहीं, आप रीजनिंग में ही फेल हो गए थे। ठीक है, क्वांट में फेल नहीं हुए, वो 5 मिनट जो क्वांट का था वो अपने रीजनिंग में दे दिया, क्वांट में 5 मिनट देते तो 5 मिनट वो क्वांट में पास हो जाते, आप तो रीजनिंग में ही फेल हो गए। तो वो रीजनिंग का कारण आपको नहीं पता चल पाया, क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट कुछ और कह रहा है। तो जब आप वहीं 10-20 मिनट बाद आप 10 क्वेश्चन के बाद छोड़ दोगे और रीजनिंग फेल हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा रीजनिंग में ने 20 मिनट में 10 क्वेश्चन किए थे इसलिए मैं फेल हो गया था। आपको वो रीज़न, कारण पता होना बहुत ज़रूरी है, आप फेल क्यों हो रहे हैं। जिस दिन आपको वो रीज़न पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों वाई, ये वाई आपकी ज़िंदगी में जब आने लगेगा ना, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों था, तो आप उसके सल्यूशन ढूंढना शुरू कर दोगे। आप उसके मतलब वो क्यों हो रहा है, इस क्यों का मतलब क्या है, रीज़न क्या है, क्यों हुआ। वाई का एक ही सल्यूशन है, रीज़न।
और रीज़न ढूंढोगे, उसके सोल्यूशन निकालोगे और उस पर आप ओवरटेक कर जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी होना चाहिए, खास तौर पर बैंकिंग के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ये देखिए, अगर मैं कुछ ऐसे बात करूँ, जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश को डिसाइड किया 15 मिनट आपको देना है, ठीक है, क्वांट के लिए 15 मिनट देना है, रीजनिंग के लिए 20 मिनट देना है, ठीक है, ये टाइम आप रख सकते हो। और ये 10 मिनट क्वांट या रीजनिंग कुछ भी बात कर लें, ठीक है, रीजनिंग के लिए आखिरी के 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा रखिए। वो आपके पास बचेंगे तो नहीं, लेकिन रखिए, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ मैं, जिस स्ट्रेटजी की अभी मैंने बात की है कि इंग्लिश में इतना देना, इतना देना, इतना देना, ये जो एक्स्ट्रा आपने 10 मिनट रखा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बचा लेगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, कहते हैं ना। तो वो जो आपने अगर यहाँ 10 मिनट से 15 मिनट ले लिया है ना, ठीक है, 10 से 15 मिनट ले लिया, सॉरी 15 मिनट से 20 मिनट ले लिया है, 5 मिनट एक्स्ट्रा आप यहाँ से एक्स्ट्रा ले गए हो, यहाँ 5 मिनट घट जाएगा, ठीक है, 5 मिनट तब भी आपके पास बचेगा। फुल टू टाइम 60 मिनट टाइम है, तो 60 मिनट की स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी 50 मिनट की ही होनी चाहिए। 10 मिनट, वो कहते हैं ना कि सेविंग जो पैसे आप सेव करते हैं ना, सेविंग, जिसे सेविंग कहते हैं, हम पैसे सेव करते हैं कि बुरे वक्त पे काम आए। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि कल का हमें पता नहीं है, हम वहाँ क्या इम्प्लीमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये तो हमने बना तो ज़रूर लिया है, लेकिन क्या हो पाएगा? क्या ऐसा स्ट्रेटजी हमारी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी? अगर नहीं हो पाएगी, टाइम मैनेजमेंट चला जाएगा, क्या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है? उस दिन ये काम आएगा, ये चीज़, ये जो 10 मिनट आप देंगे ना, ये चीज़, इसकी बात जो कर रहा हूँ, ये काम आएगा उस दिन। इसीलिए हम पैसे बचाते हैं, इसलिए हम सेविंग करते हैं कि कल के बुरे वक्त में काम आ सके। और वही है 10 मिनट बुरा वक्त। आप समझ रहे मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ? हमेशा भी कभी भी 60 मिनट की स्ट्रेटजी मत बनाइएगा। 60 मिनट की स्ट्रेटजी में आप कभी भी पूरा फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हमेशा 10 मिनट 5 मिनट बचा के रखिए, वो आपके बुरे वक्त में काम आएगा। जैसे सेविंग करते हैं बुरे वक्त में काम आता है, वैसे स्ट्रेटजी में भी ये 5 या 10 मिनट आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये मेंस में काम नहीं आता, इससे प्री में काम आता है, जहाँ 40-45 मिनट का, 1 घंटे का, 60 मिनट का पेपर होता है ना, वहाँ ये ज़रूर काम आता है। तो हमेशा 5 से 10 मिनट अपने पास एक्स्ट्रा रखिए, स्ट्रेटजी बनाइए। जैसे मान लिया आपने ये बनाया हुआ है, ये आपकी स्ट्रेटजी, ये 10 मिनट रीजनिंग, इंग्लिश, किसी के लिए भी काम आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है सेविंग आप ही के काम आए, क्या पता कल के आपके दोस्त के किसी काम आ जाए, आपकी फैमिली किसी काम आ जाए। तो ये जो 10 मिनट आप रख रहे हैं, मान लीजिए आप क्वांट के लिए रख रहे हैं, क्या पता चला क्वांट ईजी आ गया है भाई, क्वांट आपको 15 मिनट में आपने अच्छा खासा अटैम्प्ट कर दिया है, तो 10 मिनट तो आपका क्वांट के लिए रखा था, वो तो बच गया, तो वो कहीं और काम आ जाएगा, रीजनिंग में काम आ सकता है, इंग्लिश में काम आ सकता है। तो सेविंग जो है आपकी, वो आपके काम आए, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके कलीग्स से काम आ सकती, फ्रेंड्स के काम आ सकती, फैमिली के काम आ सकती। तो वैसे ही किसी लिए भी क्वांट के लिए आप 10 मिनट एक्स्ट्रा रख रहे हैं, क्या पता था क्वांट ईजी आ गया, अब किसी और के भी काम आ सकती है। तो सेविंग जो हम करते हैं, वही हम सेविंग वहाँ भी करें। 60 मिनट में 5 से 10 मिनट बचाने की कोशिश करें अपने स्ट्रेटजी के अलावा, जो कहीं काम आ सके। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। कैसे काम कर सकते हैं इस पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। आखिरी के 2-4 दिनों में जो भी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पढ़ाई मत करिए, सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। 1 घंटे का होता है, दिन भर में 3 या 4 दीजिए, एक सुबह, दोपहर शाम को और रात में। जैसे दवाइयाँ लिखता है ना डॉक्टर, वैसे ही लीजिए 3 टाइम, 3 मॉक टेस्ट डेली। और उसमें जज करने की कोशिश करिए कि टाइम मैनेजमेंट सही से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, टाइम मैनेजमेंट आपका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अपने आप को हर टेस्ट के बाद अपने आप को जज करिए, हर टेस्ट के बाद अपने आप को जज करिए, हर टेस्ट के बाद अपने आखिरी के 2-3 दिनों में आपको यही करना है। सिर्फ जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकें, करिए। कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप सेशन तैयार कर रहे हैं या इक्वालिटी तैयार कर रहे हैं या अंडर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, वो नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट। और अपने आप को जज करिए क्या टाइम मैनेजमेंट सही बैठ रहा है, ठीक है।
तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर गोइंग टू IBPS क्लर्क 2016। ठीक है, चलिए नेगेटिव मार्किंग। जी भैया, नेगेटिव मार्किंग तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये सही है, ये सही है, ये कर दूँ कर दूँ। नेगेटिव मार्किंग यहाँ अवॉइड करिए, जितनी ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? नॉर्मलाइजेशन होता है बैंकिंग में, और नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? नेगेटिव मार्किंग को काउंट करता है। ठीक है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है और ये नॉर्मलाइजेशन को इफेक्ट डालता है। अगर ज़्यादा आपके नेगेटिव है और पॉजिटिव कम है तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट होके आपका गिराई देगी, आपकी नंबर, आपकी मेरिट। ठीक है, तो ज़्यादा अवॉइड करिए नेगेटिव मार्किंग, मत अटेंड करिए। नहीं आता है छोड़ दीजिए। 30 क्वेश्चन में से अगर 10 ही क्वेश्चन आते हैं तो 10 ही कीजिए, लेकिन सही कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्वालिटी होनी चाहिए ना कि क्वांटिटी। 25 क्वेश्चन करके आए, पता चला 5 ही सही है, क्या मतलब इसका? आपने टाइम वेस्ट किया 25 क्वेश्चन का, और आप मार्क्स कितने सही करके आए? 5 मार्क्स के। बेकार है वो टाइम जो वेस्ट कर दिया ना आपने, क्या फ़ायदा उसका? वो 5 क्वेश्चन ही आपके सही थे तो वो तो 5 मिनट में भी हो सकते थे। आपने उसके लिए 20 मिनट लिया और 5 नंबर पाए, तो फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। इसलिए एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी, अगर आप 20 मिनट लेते हैं तो 15 क्वेश्चन करते हैं तो 15 से 14 सही होने चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि आपने 20 मिनट में 30 क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग में जिसमें सही हो रहे हैं आपके 10 क्वेश्चन। तो एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जाके नॉर्मलाइजेशन में आपका इफेक्ट डालती है और कहीं ना कहीं आपकी नंबर या मेरिट गिराती है। तो नेगेटिव मार्किंग को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है आपको। एक्यूरेसी जितना आता है, जितना सही लगता है आपको उतना ही कीजिए, ना कि 20 मिनट लेके आप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं और मार्क्स कितने पा रहे हैं आप? 5 मार्क्स। बेकार है, बेकार। आप 10 मिनट लीजिए, 10 क्वेश्चन करिए, 7 से 8 सही करिए। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी जो होती है ना, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक्यूरेसी 90 से 95% के बीच में आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, इसलिए आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्वांटिटी पे कभी नहीं, क्वालिटी पे ध्यान देना है। इसके लिए क्या करना है? आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जो सही आता है, जो लगता है सही है, वही अटैम्प्ट करिए। चलिए, फ़िलहाल ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। आखिरी के 2-4 दिनों में आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, स्ट्रेटेजी जैसी बना लें और वैसे ही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें। किसी से डिस्कशन ना करें एग्ज़ाम सेंटर पे जाके, और टाइम मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान दें। अगर आपको 20 मिनट ही क्वेश्चन करना है, अगर ये पार्ट करना है तो 20 मिनट नहीं करें, उसको 25 मिनट ना लें, आगे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, डू वेलकम है। और कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो डू कमेंट अस, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।